बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर जो पिछले एक हफ्ते के सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो ये हमें बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का गैर असूली फैसला कहीं पर यह कर लिया गया है। हुकूमत इस पाबंदी के हवाले से बयान तो आपको देती हुई नजर आएगी, लेकिन अमलन क्या यह पाबंदी लगाई जा सकती है, शायद ये इतना आसान नहीं है। अता तारड़ या इन जैसे जितने भी माउथ पीस पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, ये मामलात यहीं पर ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इससे आगे मामलात नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और अदालत में जाएगा रेफरेंस की शक्ल में, तो इसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा उन लोगों समेत, अता तारड़ जैसे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की जो एक ऑर्गेनाइजेशन इसे कहना चाहिए, एक एंटिटी अपने अंदर इन्होंने एक अपनी रियासत बना ली, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके जरिए अब मामलात को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बगल बच्चा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलाकार होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, वो एक प्रेस रिलीज तो जारी करता है, लेकिन जब तक मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला नहीं आता, आपने ये बात याद रखनी है, इस फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमिश्नर अपनी कुर्सी से नहीं हिलेगा। और हमने इनके जो प्रेस रिलीज से ये तमाम जो वाइब्स थी उन्हें बखूबी जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने पढ़ा और महसूस भी किया। पाकिस्तान के अंदर 3 इदारे ऐसे हैं जो इमरान खान के आमने सामने आ गए, मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसमें हुकूमत के साथ आप पाकिस्तान की अदालतों को भी शामिल कर लें। खान साहब ने अब एक फैसला कर लिया है, और यह फैसला आने वाले दिनों की सियासत कैसी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की सियासत करने जा रही है, आपको पता लग जाएगा। व्यूअर्स, इमरान खान का जेल से फैसला, और फिर जो क़यादत इस वक्त मैदान में मौजूद है असद कैसर की शक्ल में या फिर केपी के जो वज़ीर हैं उनकी शक्ल में, वो क्या सोच रही है ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इमरान खान ने जेल में क्या फैसला किया, और अब एक दरखास्त की शक्ल में बाकायदा ताबड़तोड़ हमले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर किए जाएंगे। देर हो गई, बहुत पहले से ये सिलसिले का आगाज हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये असूली फैसला कर लिया गया कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिफा के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, आइन और कानून के दिफा के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम लोगों को उठाकर बाहर फेंकना है जो पाकिस्तान की अदालतों में बैठकर अवाम के खिलाफ फैसले देते हैं। खान साहब ने एक दरखास्त दी और इस रेफरेंस के हवाले से एक मंजूरी दी है, और 3 रेफरेंसेस अब दायर करने के हवाले से असूली फैसला कर लिया गया। एक गैर असूली फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का, और एक असूली फैसला इमरान खान का। रेफरेंसेस दायर करके इन तमाम लोगों को अदालतों से बाहर फेंकना अब तहरीक इंसाफ के एजेंडा नंबर 1 के तौर पर पार्टी के अंदर पेश कर दिया गया है। खान साहब ने जी बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से काजी साहब की अदालत पर यह अदम एतमाद का इजहार किया, और इमरान खान ने अपनी इस दरखास्त के अंदर जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की 3 रुकनी, उसे यह दरखास्त दी और इस्तदा की गई कि काजी साहब मेरे, बुशरा बीबी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी भी केस में नहीं बैठेंगे, और अगर वो बैठेंगे तो हम उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे और हम उन अदालतों को नहीं मानेंगे। ये लाउड एंड क्लियर जो है वो एक मैसेज जो है वो इमरान खान की तरफ से दे दिया गया। और बेंचों की तश्कील के हवाले से भी अब इसी असूल के ऊपर जो है वो देखना होगा कि काजी साहब अमल करते या नहीं करते। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब जितने भी केसेस हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है। आपकी सितंबर की छुट्टियां हैं, सितंबर के बाद दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो नया साल है इसका आगाज होगा, और फिर मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो शुरू होगा। देखना ये होगा कि काजी साहब जो फुल कोर्ट बनाएंगे, दोबारा से 13 जजेस अगर उसमें बैठते हैं, और अगर किसी और जज को भी इंडक्ट किया जाता है, तो आपको रूल्स को देखना होगा, और काजी साहब क्या अपने आप को अलहदा करते हैं, और अगर उन्हें अलहदा ना किया तो ऑब्वियसली वो इमरान खान को जाते जाते ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैं जिनकी नौकरी कर रहा हूं ना भाई, मैं आज भी उन्हीं की नौकरी करूंगा, और उनसे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं और जितने भी बेंचेस बनाए जाएंगे इनमें शामिल नहीं होंगे। ये इस्तदा की गई है कमेटी के मेंबरान की तरफ से, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं,
जस्टिस मंसूर अली शाह अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर इसके साथ साथ काजी साहब खुद भी इस बेंच में यानी इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल है। और फिर व्यूअर्स जो दूसरी चीज है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, इस दरखास्त के अंदर एक रेफरेंस का भी जिक्र किया गया। दरखास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किए जाने वाले रेफरेंस का भी जिक्र किया गया है। और अब मौक़िफ़ ये अपनाया गया, क्योंकि अगर आपको याद होगा माजी में एक रेफरेंस काजी साहब के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, और फिर फैसला कैसे रिवर्ट हुआ। आज भी मैं पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल ये बताता रहा हूं कि हालात इतने सादा नहीं थे। अगर एक बेंच फैसला देता है काजी साहब के हवाले से, और जिन लोगों को पता था कि कल को काजी साहब ने कुर्सी पर बैठना है, तो क्यों ना हम पूरे मामले को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और फिर यकायक हमने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने देखा, और अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फैसला ऐसा आया कि जजेस से और उनके बच्चों की जायदादों और उनकी जायदादों के हवाले से सवाल नहीं किया जाएगा। इस पर तनकीद हुई, लेकिन ये फैसला अदालतों से आया। और फिर रिवर्ट कैसे हुआ, ये भी आज के जो हालात हैं इसके तनाजुर में अगर आप इस सवाल का जवाब तलाश करें तो आपको पता चल जाएगा कि काजी साहब ने अपने जो मनसब पर बैठने के बाद, इस मनसब पर, इस कुर्सी पर जिस तरह से वो बराजमान हुए, उन्होंने तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए और इमरान खान के खिलाफ दिए, क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं ग्रज था जिसका वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इनकी दरखास्तें ना लगाकर एक बदला ले रहे हैं। खान साहब ने इसका जिक्र किया जी इस इस्तिदा के अंदर कि एसिड रिकवरी यूनिट ने एक निशानदेही की और काजी साहब के ऊपर एक रेफरेंस बनाया गया। और एसिड रिकवरी यूनिट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो लाइन ले रहा था खान साहब, और आपके मुतादिद बयानात इसके हवाले से मौजूद हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से ये कहा कि एक रेफरेंस दायर किया जाए। जायदादें लंदन में मौजूद थी, और इंटरेस्टिंगली ये जायदादें सबसे पहले बरतानिया में, आपने इनका चर्चा तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं अक्सर ये अपने जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त लंदन से जो सहाफ़त करते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता था कि यार तुम लोगों ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ दिखाई, तुमने इसके अलावा दीगर सियासतदानों की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई। एक आबिद शेर अली साहब थे, वो भी फैसल वाडा की प्रॉपर्टीज़ के बाहर जाकर प्रोग्राम सहाफ़ियों के साथ करते रहे। ये सब कुछ हुआ। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। इसके साथ साथ एजवर रोड के ऊपर आपको याद होगा कि ये जो रहमान साहब थे, रहमान मलिक साहब, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी। लेकिन क्या वजह है कि आप काजी साहब की प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मैंने जाकर उन प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बनाकर कौम के सामने रखी कि ये वो जायदादें हैं जिनके बारे में इमरान खान और एसिड रिकवरी के अंदर एक रेफरेंस दायर किया गया। अब इस रेफरेंस का हवाला देते हुए खान साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने उनके ऊपर ज़ाती हमले किए, और एक दफ़ा नहीं व्यूअर्स, कई दफ़ा ये हमले हुए, और इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की गई, और अब इसे इस दरखास्त का भी हिस्सा बनाया गया। काजी साहब की अहलिया क्योंकि ये काम करती रही हैं, लिहाजा इमरान खान की तरफ से ये दरखास्त की गई है कि काजी साहब इस बुनियाद के ऊपर भी अपने आप को उन तमाम केसेस से अलग कर लें, उन बेंचेस में ना बैठें जिनमें इमरान खान, उनकी अहलिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो उनके खिलाफ मुकदमात की जो समात है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हो रही है। क्योंकि हमें काजी साहब आप पर यकीन नहीं है, आप किस किस्म के फैसले देंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे नहीं करेंगे। खान साहब ने सरीना ईसा के जितने माजी के बयानात थे उनको इस दरखास्त का हिस्सा बनाया। अब आपको पता लग गया कि खुदाई जो है ना, जब इंसान अपनी किसी कुर्सी को खुदाई के तौर पर लेता है तो उसे एक दिन उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो है ना, वो अपने आप को खुदा समझ बैठा था, उसके उतरने का वक्त हो गया। उसके फैसले अवाम के लिए नहीं थे, उसके ख़ानदान के लिए थे, उसकी अना की तस्कीन के लिए फ़ैसले थे। और आज उसे ही पता लग जाएगा कि वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो सरकार लोगों को इस्तेमाल करती है, लोग इस्तेमाल होते हैं। जब इस्तेमाल हो जाएं और जब उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि यार हम तो इस्तेमाल हो रहे थे। और फिर बहुत सारे सहाफ़ियों का भी इसी तरह ज़मीर जाग जाता है और वो कौमी हीरो के तौर पे अपने आप को मनाने की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कोशिश करते हैं। काजी साहब भी अब यही करेंगे। काजी साहब को इस्तेमाल करके अब इन्होंने फेंक दिया है। कौन आएगा काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए जब कमेटी के दीगर 2 मेंबरान आप पर इत्मीनान नहीं करते? आपने कोशिश की ना कि यार ये लगा दो, आइन और कानून के मुताबिक लगा दो, आपको फिर
मिनट्स जारी करने पड़े। क्यों? लोग ये समझते हैं कि शायद ये दो जजेस को गंदा करने के लिए किया गया कि देखें मैं तो आईन और कानून की बात कर रहा हूं, मैं तो एक जमात के साथ खड़े होने की बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो नजरसानी का मामला है पाकिस्तान की आवाम के वसीतर मफाद में। लेकिन शायद वो काजी साहब अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भूल गए और उन्होंने ये मिनट्स जारी कर दिए। ये नीचा दिखाने के लिए नहीं था कि देखो ये दो जजेस हैं जो आईन और कानून की बात नहीं कर रहे, मैं तो आईन और कानून की बात कर रहा हूं। असल में ये पैगाम उन तमाम लोगों को देना था जिनकी साथ आपके शायद कोई वादे हैं और इन वादों की तकमील के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो आपकी बात पर यकीन नहीं करते कि ये देखो मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, लेकिन आप मेरे ऊपर जो है वो किसी किस्म का इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते और ना जिम्मेदारी डाल सकते हैं। असल मसला इन दो जजेस का है जो इस मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर जो अपील वाला मामला है इसे आगे नहीं चलने दे रहे। ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हो सकता है और ये पैगाम पाकिस्तान में जो इनके प्यार करने वाली जो काजी साहब के हमसाए हैं लंदन में बाऊजी, ये उनकी जमात के लिए और फिर दीगर लोगों के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये किसी तरह भी जजेस को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ इसका एक एंगल नहीं है, बल्कि ये पैगाम इनडायरेक्टली उन लोगों को भी दिया गया कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पे गिला ना करना। लेकिन असल जो हर्डल हैं वो ये दो जजेस हैं। व्यूअर्स, खान साहब ने पार्टी को हदायत ये भी की है कि अगर चीफ जस्टिस अगर हमारे मुकदमात से अलग नहीं होते, अब एक रेफरेंस काजी साहब पहले भोग चुके हैं और अब इमरान खान की हदायत के मुताबिक अगर ये मुकदमात से अलग नहीं हुए तो फिर इनके खिलाफ अब एक और रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा जिसमें बल्ले का निशान लेने के हवाले से टैरियन वाइट का केस, मुदाखलत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अस खुद नोटिस लिया उसके ऊपर किसी तरह भी अमल दरामद नहीं हो सका। वो केस का क्या बना, हवा में मुअल्लिक हो गया। आज भी आवाम सवाल कर रही है, 6 जजेस भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तो हम रोना इस बात का रोते हैं कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ पर तो 6 जजेस सरकार आपके पास चल कर आए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने एक खत आपको भी लिखा, उसका क्या बना? और फिर सुप्रीम कोर्ट में मजीद ऐसी दरखास्तें भी मौजूद हैं, लेकिन काजी साहब आइन और कानून की बात सिर्फ नून लीग और मखसूस नशिस्तों के मामले में आपको करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, रेफरेंस दायर होगा और 3 जजेस के खिलाफ यानी 3 चीफ्स के खिलाफ अब ये रेफरेंस दायर होने जा रहा है। इतलात क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए ये कन्फर्म करते हैं कि 3 चीफ्स के खिलाफ रेफरेंस तैयारी के मराहिल में है। एक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, दूसरे जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और तीसरा चीफ जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का है, इलेक्शन कमीशन का चीफ है जिसके खिलाफ ये रेफरेंस जो है वो दायर होने जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त का सियासी मंजरनामा है। आज एक और भी अनहोनी हुई है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली इमरान खान से जब नेक्स्ट मीटिंग होगी सहाफ़ियों की तो ये ज़रूर सवाल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने GHQ पर जो मुजाहरा किया, जो धरना दिया, इस हवाले से उसकी एक स्टेटमेंट आया, खान साहब से मंसूब था, रिपोर्ट हुआ कि जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली है। क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, अंदर कैमरे ले जाने की आपको इजाज़त नहीं होती, सिर्फ कागज़ और पेंसिल है जिस पर आप इमरान खान की बातों को सिर्फ लिख सकते हैं। लिहाजा अब इस चीज़ को साबित करना कि वाकई इमरान खान ने ये बात कही थी, शायद ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असद कैसर साहब ने एक इंटरव्यू में इसकी तरदीद कर दी है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी इसकी तरदीद की। और अब ये देखना होगा कि इमरान खान जब उनसे मुलाकात होगी सहाफ़ियों की और अगर वाकई उन्होंने ये बात कही तो सवाल किया जाएगा कि खान साहब आपने पिछली मुलाकात में ये कहा था कि GHQ के बाहर धरने का मैंने कहा, तो अब आपके हवाले से असद कैसर साहब ये बात कर रहे हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? तो अगली मुलाकात तक इस के ऊपर अभाम रहेगा, लेकिन जो क़यादत इस वक्त बाहर मौजूद है GHQ के हवाले से एहतजाज की कॉल पर उन्होंने इसकी तरदीद जो है वो कर दी है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें तीनों ने क्या कुछ कहा। एक तो जी मुल्क के अंदर सिर्फ ये जो बात कही गई ना कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं। अगर आप सवात की तरफ जाना शुरू करें इस्लामाबाद से, ख्वाजा खेल का इलाका है और इसके बाद आपको ना बहुत सारे ऐसे इलाके नज़र आएंगे, यानी दुकानें हैं और फिर उनके साथ साथ सड़क के अगर आप बिल्कुल नीचे देखें ना जहाँ पे गहरी खाई है, तो बहुत सी ऐसी जगह आपको नज़र आएंगी जहाँ पे लोगों ने ओपन शोरूम बनाए हुए हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं, ये आम सी बात है। अगर आप सवात ट्रेवल कर रहे हैं दरिया से पहले और ख्वाजा खेल को आप क्रॉस करें तो पहाड़ी से अगर आप नीचे देखें तो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी।
तो ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर आम हैं, पेशावर के अंदर भी आम है। और अक्सर आपने पाकिस्तान में सुना होगा कि बाड़े जाकर हमने जो है वो गाड़ी लेकर आनी है, इंजन काबली होगा, यानी गाड़ियों का इंजन और फिर गाड़ियाँ जो पाकिस्तान के पुलवर्स से जो है उठाई जाती हैं, उन्हें आप जाकर पेशावर में या फिर बॉर्डर पार जो भेज देते हैं। फिर ये गाड़ियाँ आती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो स्मगल होकर भी आती हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इस पर तो आपने एक बयान दे दिया, लेकिन उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईरान से 550 अरब का पेट्रोल स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। सर ये बात तो हमने कई प्रोग्राम ऐसे देखे भी, और बहुत सारी अगर आप अभी भी जाकर सर्च करें ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको दर्जनों वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें ईरानी पेट्रोल जो है आपको नजर आएगा। लोग बसेस के ऊपर इस पेट्रोल को स्मगल करते हैं, कैंस आपको नजर आएंगे। और अगर आपको याद हो तो सिब्बी के मकाम पर एक बस भी कई बरस पहले जल गई थी, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, और उसकी वजह ये थी कि ऊपर पेट्रोल पड़ा था, हादसा हुआ, आग लग गई, और तकरीबन 80 के करीब लोग जो हैं उन्होंने इस वाक़े के अंदर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो ये पेट्रोल स्मगल होता है, क्या कभी किसी ने ये देखा कि यार ये पेट्रोल ईरान से आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके आता है ना, तो क्यों आ रहा है? फिर सिगरेट की स्मगलिंग होती है। फिर एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, जब चीनी यहाँ से पाकिस्तान के अंदर कितनी आप अफगानिस्तान भेजते हैं, क्या बॉर्डर पर कोई ये पूछता नहीं कि ये चीनी किधर जा रही है भाई, बताया जाए? तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स पर ये सारा काम हो रहा है। इस पर उन्होंने आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग से सवाल किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनको ये तरह तरह के नाम देते थे, लेकिन आज जो स्मगलिंग कराने वालों के हवाले से उमर अयूब साहब ने जो स्टेटमेंट दी और जो जुमला कहा कि क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यह भी उन्होंने रद्दमल दिया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली और कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है, और एक चार्जशीट थी कि हुकूमत नकम्मी है और इनके पल्ले कुछ नहीं है। आज बेनामी अकाउंट्स की भी बात की गई। बेनामी अकाउंट्स का पहले वज़ीर-ए-आज़म से पूछें, और ये हाइब्रिड निज़ाम मजीद नहीं चल सकेगा। सर बेनामी अकाउंट्स तो शहबाज शरीफ साहब एंड द कंपनी, दे आर द मास्टर्स। बहुत सारी केसेस पाकिस्तान के अंदर कैसे ख़त्म हुए, किन हालात में ख़त्म हुए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हालात बदलेंगे ना, ये केसेस दोबारा खुलेंगे, और इन केसेस को खुलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी के ऊपर वज़ारत दाखिला का एक रद्दमल भी आया। मुल्क के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ा गया। अहमद वकास का भी इस हवाले से जिक्र किया गया। उनकी इतलात के ऊपर अहमद वकास जंजुआ की पहले रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर रिकॉर्ड भी कब्ज़े में लिया गया। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर ज़रूर अपने कमेंट्स में इस पर रद्दमल दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो जहाँ तक बयान हल्फी हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जमा करवा दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद बयान हल्फी वाला जो मामला आया, तो ये किसी ने सवाल भी पूछा हुआ है, तो मेरे नज़दीक शायद ये मेंबर्स प्रोविंशियल असम्बली हैं जी, जिनके बयान हल्फी जो हैं वो पुलिस उठाकर ले गई, क्योंकि MNAs की जहाँ तक ताल्लुक है ना ये इस बयान हल्फी का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पहले जमा करवा चुकी है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हमने तो ये सुना था तहरीक इंसाफ से कि ये बयान हल्फी जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद सख्ती जो होगी, और डिजिटल दहशतगर्दी का जिस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इससे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए जो पाबंदियाँ लगाने जा रही है पाकिस्तान के अंदर रियासत, ये बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। और इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूँ। यौम आशूर 10वीं मुहर्रम के बाद से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत ही कम है। आप अगर पाकिस्तान में आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर भी ऑडियो मैसेजेस नहीं जा रहे। अगर आप कोई वीडियो शेयर करते हैं तो वीडियो चलती नहीं है, सिर्फ ऑडियो जो उसकी है उस वीडियो की आप उसे सुन सकते हैं। और ये जो फिनोमिना है जो इस वक्त डेवलप हुआ पाकिस्तान में, ये एक निशानदही है, एक ख़बर है आने वाले कल की कि सोशल मीडिया पर किस किस्म का क्रैकडाउन जो होगा। इंटरनेट की स्पीड को छेड़ दो, व्हाट्सएप पर पाबंदी लगा दो, कुछ ऐसी वॉल्स आप लगा दें कि मैसेजेस ना जा सकें। यूट्यूब के ऊपर आज सारा दिन जो है हमने पाकिस्तान में खबरें ये सुनी कि लोग वीडियोस अपनी अपलोड नहीं कर सके, एक्सेस बहुत थोड़ा हो गया, और इंटरनेट जो है सेलुलर के ऊपर यानी मोबाइल इंटरनेट के ऊपर आप नहीं चला सकते।
تو یہ سب سوشل میڈیا کو بین کرنے کی تیاری جو کی جا رہی ہے. کوریا بنا دے جی پاکستان کو, وہاں پر بھی یہ حالات ہیں, اور پاکستان کے حالات مجھے تو کوئی ڈفرنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اور یہ سب کچھ جو ہے پی ٹی آئی کو صرف دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تحریک انصاف والوں سے میری جب بات ہوتی ہے نا, جو لوگ ایک دو سینئر سنجیدہ لوگ جو ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے اس پر آپ نے بلے کا نشان چھیننے کے بعد پابندی لگائی نا, یہ پابندی ہے اور کیا ہے, پابندی پہلے بھی لگی, اب دوبارہ کر کے دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. اب پاکستان میں ایک تحریک انصاف کے اندر کنسنسس یہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا, عمران خان کو گرفتار کیا گیا, عمران خان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. تاریخ میں کسی کے اوپر اتنے مقدمات نہیں ہوں گے. پچھلے دنوں جی ایک خبر سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے آئی کہ کس طرح سے جو چور تھا وہ اسمگلر بنا, اور جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ اپ گریڈ ہوئے ہیں, انہوں نے ترقی کی ہے. تو ان کے اوپر کوئی تقریباً 28 یا 35 مقدمات تھے. یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو خبر میں نے پڑھی. تو خان صاحب پر جتنے مقدمات ہیں اتنے تو کسی چور ڈاکو پر بھی نہیں ہوتے کہ اس نے کتنی ڈکیتیاں کی ہیں جتنے آپ نے عمران خان کے اوپر مقدمات بنا دیے. اس کے باوجود عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اب تک تو لوگوں کو نفرت ہو جانی چاہیے تھی عمران خان اور عمران خان کے نام سے, اور جہاں جہاں عمران خان کا جس کا نام ہوتا اس نام سے نفرت ہو جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان کی مقبولیت کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس, اور یہ آپ اسے اپنی فتح سمجھیں, آپ اسے اپنی ہار سمجھیں, آپ اسے جو مرضی سمجھیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا کر, لیکن سرکاری پابندی تحریک انصاف پر لگائیں گے, کوئی اور جماعت کھڑی ہوگی کسی اور نام سے, اور لوگ یہی ہوں گے. جذبے اور مقبولیت اور یہ جو تاثر ہے اس کو کیسے اب ختم کریں گے؟ یہ وہ مسئلہ ہے سوشل میڈیا پر بین سے حل نہیں ہونے والا, بلکہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے بیٹھ جائیں, پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا, اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ آپ کی لڑائیاں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. ہم نے دنیا میں ملکوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کے سامنے معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا, کس شاہی انداز میں اسے زندگی گزاری. جب وہاں کے حالات خراب ہوئے آپ کے سامنے, عراق میں کیا ہوا آپ کے سامنے, شام میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. جو مغرب ہے وہ آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے. اور اس میں بھارت جو ہے وہ تاک لگا کر, جس طرح آپ نے کہا نا کہ تاک لگا کر بیٹھا ہے. سر وہ ہمارے اپنے لوگ جو ہمیں اپنی تمام توانائی اور جو انرجیز ہیں وہ صرف کرنی چاہیے پاکستان کی ترقی کے اوپر. ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر یہ جو گیم آف تھرونز کا سیزن چل رہا ہے, کون بھاری رہا اور کس نے کس کو جو ہے وہ نیچا دکھایا. یہ سر نہیں ہو سکتا, اور اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے. بین آپ کر دیں, لیکن اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے, اور آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی. لوگ چلے جائیں گے, کرسیاں ان کی ہمیشہ نہیں رہتی. خدائی کے دعوے دار بہت سارے آئے چلے گئے, اور کیا ہوا, الٹیمیٹلی قیمت جو ہے وہ سر زمین کو ادا کرنا پڑتی ہے, لوگوں کو ادا کرنا پڑتی ہے. ویئرز, عمران خان اور وکلا کی ملاقات کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں, اور جج صاحب کی وارننگ ہے جیل انتظامیہ کو, کسی قسم کی رکاوٹیں برداشت نہیں کی جائیں گی. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ خان صاحب سے جو صحافی ملنے گئے, ایک تو اس کمرے کا جسے انہوں نے عدالت کا نام دے دیا, جو کمیونٹی ہال ہے اڈالہ جیل کا, جہاں پہ میک شفٹ ارینجمنٹس کے تحت جو ہے ایک عدالت بنائی گئی, اور مختلف کیبنز بنا کر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ کہاں بیٹھیں گے, وکلا کہاں بیٹھیں گے, صحافی کہاں پہ ہوں گے, تاکہ نظر رکھی جا سکے تمام لوگوں کے اوپر. اور ایک شیشے کی دیوار ہے, جس شیشے کی دیوار کے دوسری طرف عمران خان ہوتے ہیں اور اس طرف وکلا اور صحافی, اور آپ کو چیخ چیخ کر عمران خان سے بات کرنا پڑتی ہے, اور بیچ میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, اور اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ عمران خان کی گفتگو کو سنا جا سکے کہ وہ اپنے وکلا سے کیا بات کر رہے ہیں, اور پھر صحافی اگر کوئی الٹا سیدھا سوال کرے گا تو دوسری طرف سے عمران خان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے. اب پی ٹی آئی کے جی رہنما شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کچھ عرصہ پہلے کھٹکھٹایا تھا, اور ایک تو ویب سائٹ والے معاملے کے اوپر عامر فاروق صاحب کی عدالت میں درخواست لگی تھی. اس کے اوپر بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ جو الیکشن سے پہلے ویب سائٹ کو آپ نے بند کیا, اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں ویب سائٹ کو بند کیا گیا. یہ معاملہ بھی عامر فاروق صاحب کی عدالت میں, اور ایک دوسری عدالت میں جو شعیب شاہین صاحب کی درخواست دائر ہوئی,
इसमें इमरान खान से मुलाकात करते हुए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इसके खिलाफ ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है। इस पर जस्टिस सरदार एजाज साहब हैं जी, उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और इसके मुताबिक ये मैं आपको पढ़ देता हूं कि असल में क्या कहा गया है। इमरान खान के वकला से मुशावरत के हक में रुकावटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ तो अदालत फौरी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देगी। दोबारा ऐसे वाकयात की सूरत में आज के ऑर्डर को ही तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस करार दिया जाएगा। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इमरान खान की जेल मुलाकातों की फहरिस्त जमा कराई। अदालत को बताया गया कि इमरान खान की वकला से मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं। अदालत को बताया गया कि वकला को जेल पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। वो पता क्या करते हैं, वो दूरी ने रोक लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जाओ पैदल चल के जाओ। शीशे की दीवार अगर आइंदा खड़ी की गई और जिस तरह से पुलिस एहलकारों को दरमियान में खड़ा कर दिया जाता है, तो जस्टिस सरदार इसहाक साहब ने तारीखी रिमार्क्स इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हम इमरान खान की उनके वकला और बाकी लोगों से मुलाकात के लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू की पर ये इजाज़त देंगे कि वो मुलाकात करें। और ये ऑब्वियसली अगर ऐसा हो गया तो ये फिर बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये तो अदालत को और जजों को अंदर लेकर गए और अब इमरान खान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए तो फिर न्यूट्रल्स के लिए और पाकिस्तान में हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको खबर ये भी दे दूँ, और ये अडयाला जेल से ही खबर है, जहां पर गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी बैरियर से टकरा दी है। पुलिस के मुताबिक कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक पहुंचा, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की शनाख्त मुबशर के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक तहसील समंदरी से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, अब इसका तिबी मुआयना तो आपने कर लिया, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जब ये खबर आएगी तो पता लगेगा कि इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये कहा जाएगा कि फलां बंदे ने जो सेक्रेटेरिएट से ये टास्क दिया था कि तुम जाकर जो है गेट नंबर 5 को तोड़ दो। पाकिस्तान में सर यही कुछ हो रहा है ना, पहले आप पाबंदी की बात करते हैं और साथ ही सारे वाकयात होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ रियली सैड, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। असद कैसर साहब ने जी एक तो ऑपरेशन के हवाले से ये बात कही है कि इदारों और आइन पर हमें इत्मीनान है, इत्मीनान, हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं इसके बाद इदारों और आइन और कानून पर इत्मीनान ख़त्म हो चुका। डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं और बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाज़ पैदा किया जा रहा है। बहैसियत सियासतदान इनसे अगर गलतियां हुई हैं तो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैंने ना पहले वो पढ़ ये दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं इसके बाद इदारों और आइन और कानून पर इत्मीनान जो है वो कायम है, हालांकि उन्होंने कहा कि ख़त्म हो चुका है। तो सर ये इसकी रीजनिंग भी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारा जो एक सिस्टम बन गया है कि हमें तरीके इंसाफ को, ये फ़ज़ा पूरे मुल्क के अंदर है, ये सिर्फ KP की नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये हालात जो हैं वो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। असद कैसर ने जी इससे पहले भी एक बड़ा ही हार्ड कोर किस्म का एक स्टांस जो है वो अपनाए रखा है, लेकिन जो बैरिस्टर आपके सैफ हैं वो ये कहते हैं कि बन्नू वाक़या तहकीकात के बाद पता चलेगा कि किसने जानबूझकर क्या किरदार अदा किया है और आला इख्तियाराती कमीशन सब लोगों से मिलकर रिपोर्ट बनाएगा। हुकूमत ने कहा कि तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि किसने जानबूझकर क्या किरदार अदा किया। अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म का बयान था, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन का तासुर दिया गया, जिससे बेचैनी पैदा हुई। और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के अखराज और मकासद पूरे ना हो। सर पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम यही चाहेगी, और अगर इसमें कोई सियासत कर रहा है तो उसे कमीशन के सामने पेश किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।